भारत दुनिया का एक ऐसा अद्भुत देश जहां पर कला, संस्कृति, त्योहार, परंपरा, रिवाज सब कुछ अनूठा है। शायद यही वजह है कि भारत में जितनी विविधता है दुनिया के किसी देश में नहीं। विद्या के क्षेत्र में भी कभी भारत का ऐसा बोलबाला था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह सब बातें बस इतिहास बनकर रह गईं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने भारत को विद्या विहीन करने का प्रयास किया? शिक्षा के क्षेत्र में आज बेशक भारत दुनिया के फलक पर पिछड़ा हो, लेकिन अतीत में एक काल ऐसा भी था जब भारत में स्थित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यहाँ पर दी जाने वाली शिक्षा का दुनिया भर में महत्व था, जहाँ पर पढ़कर विद्यार्थी खुद पे गौरवान्वित महसूस करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जो मशहूर था अपने उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए, जहाँ पर बहुत सारे विषयों की पढ़ाई करवाई जाती थी। बिहार राज्य के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी उस महान संस्थान की गौरव गाथा कहते हैं, जिसे भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। शुरुआत से ही भारत बौद्ध धर्म और शिक्षा का केंद्र रहा है। यह एक ऐसा धर्म जिसने दुनिया को पीस एंड हार्मनी का पाठ पढ़ाया। इस धर्म का विस्तार न केवल सिर्फ भारत में हुआ, बल्कि विश्व के बहुत सारे देशों तक इसने अपनी पहुंच बनाई। दुनिया का एक महान विश्वविद्यालय किस तरह रचा, बसा और फिर उजड़ा, इसे ही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस महान संस्थान के बारे में जानकर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व का अनुभव होगा। कहाँ है नालंदा? नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 95 किलोमीटर, राजगीर से 12 किलोमीटर और बोधगया से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस विश्वविद्यालय के खंडहरों को सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार तलाश कर बाहर निकाला, जिसके जले हुए अवशेष इसके प्राचीन वैभव की दास्तां बयां करते हैं। जहां तक बात है नालंदा के मतलब की, तो ऐसा कहा जाता है कि ये संस्कृत के शब्द से मिलकर बना है। नालंदा मतलब नालम यानी कि कमल, और दा का मतलब देना। कमल को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इसका पूरा अर्थ हो जाएगा ज्ञान देने वाला। इसके अलावा इसके अन्य अर्थ भी बताए जाते हैं, जैसे ये भी माना जाता है कि नालंदा संस्कृत के शब्द ना प्लस आलम प्लस दा से मिलकर बना है, जिसे एक ऐसे ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कभी रुकता नहीं है। इस तरह नालंदा को ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। Establishment of Nalanda University 1600 वर्ष पुराना है भारत का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी की स्थापना का श्रेय गुप्ता डायनेस्टी के शासक कुमार गुप्ता फर्स्ट ने 413 से 455 ईसा पूर्व में की। यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसमें पढ़ने के लिए बहुत से देशों से विद्यार्थी आते थे। शासक कुमार गुप्ता फर्स्ट के बाद के शासकों ने भी इस महान विश्वविद्यालय को संरक्षण देने का कार्य किया, जिसमें सबसे प्रमुख नाम सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का है। इन शासकों ने अपने अपने समय में अलग अलग तरीके से इसे संरक्षित करने के साथ साथ इसके विस्तार पर भी ध्यान दिया, जिसकी वजह से आज इस विश्वविद्यालय को दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। पहला सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला को कहा जाता है। ये अपने समय का बहुत खास शैक्षणिक संस्थान था, जो स्थापत्य कला का बहुत शानदार नमूना था। नालंदा यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार और उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार, जिसके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर बनाए हुए थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 बड़े कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल लाइब्रेरी था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद होती थीं। साथ ही साथ एक समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। वैसे इनसे भी अधिक मठों के होने ही संभावना है। मठ एक से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थीं। बात करें इसमें शिक्षा ग्रहण करने की, तो नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना सबके लिए संभव नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत कठिन परीक्षा के आधार पर दाखिला होता था, जिसमें योग्यता अनुसार ही शिक्षा ग्रहण किया जा सकता था। यहाँ पर ग्रामर, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलोसफी जैसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ाए जाते थे।
यहाँ पर बहुत सारे देश के लोग जैसे जापान, चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, तिब्बत, ईरान, फ्रांस जैसे देशों से छात्र आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। कहते हैं इसके पुस्तकालय में हजारों की संख्या में मैन्युस्क्रिप्ट सहित अन्य दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें मौजूद थीं जो ज्ञान का भंडार थीं। इसके पुस्तकालय में आचार्यों और विद्यार्थियों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए हर तरह की अध्ययन सामग्री उपलब्ध थी। इसके अलावा यहाँ पर छात्रावास की सुविधा भी मौजूद थी जिसमें विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था थी। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगंज नाम की एक लाइब्रेरी थी जिसका मतलब था सत्य का पर्वत, जिसमें 90 लाख किताबें रखी हुई थी। यह 3 बहुमंजिला इमारत से मिलकर बनी थी। इन तीनों इमारतों का नाम था रत्नरंजक, 2 रत्नोदधि, 3 रत्नसागर। साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय में कई प्रसिद्ध विद्वान कार्यरत थे जिनमें 1 शीलभद्र, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे। 2 धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती प्रमुख आचार्य थे। 3 ह्वेनसांग, वह चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे जिन्होंने नालंदा में अध्ययन किया था और उन्हें मोक्षदेव का नाम मिला था। इन विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय को अपने शोध और शिक्षण के माध्यम से प्रसिद्धि दिलाई और इसे एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र बनाया। जब ह्वेनसांग भारत आए थे तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 8500 छात्र और 1500 अध्यापक थे। Fall of Nalanda University. नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि नालंदा पर एक नहीं 3 आक्रमण हुए थे। पहले 2 आक्रमण के बाद इसे दोबारा बना लिया गया था, लेकिन तीसरा आक्रमण इसके लिए घातक सिद्ध हुआ। सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय 455 से 464 एडी मेहरकुल के नेतृत्व में हून ने किया था। हून मध्य एशिया के कबीले के एक समूह को कहते हैं जो ख्यबर पास के रास्ते भारत में प्रवेश करते थे। जो 4 और 6 ईसा पूर्व हून लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन स्कंदगुप्त के वंशजों ने न सिर्फ नालंदा को दोबारा बनाया बल्कि इसे पहले से भी बड़ा और मजबूत बनाया। नालंदा पर दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी में बंगाल के गौदास राजवंश के द्वारा किया गया था। इस आक्रमण के बाद बौद्ध राजा हर्षवर्धन इसे दोबारा बनवाते हैं। नालंदा पर तीसरा आक्रमण किया था 1193 एडी में तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि एक समय बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ा। उसके हकीमों ने बख्तियार का बहुत उपचार किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी, जिसके बाद आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलाया गया तो बख्तियार खिलजी ने उनके सामने एक अजीब शर्त रख दी कि वह उनके द्वारा दी जाने वाली किसी आयुर्वेदिक दवाई को नहीं खाएगा। आचार्य ने भी खिलजी की शर्त मान ली और उसे बस कुरान पढ़ने की सलाह दी। बताया जाता है कि कुरान पढ़ने के बाद वो ठीक हो गया। कहा जाता है कि आचार्य राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के पन्नों पर दवा का लेप लगाया था जिससे दवा खिलजी के हाथों में लगती और जब वह पन्ने पलटने के लिए अपनी उंगली जीभ पर लगाता तो दवाई उसके मुंह में चली जाती। इस तरह बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। जब बख्तियार खिलजी को इसका पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारतीय विद्वान उसके हकीमों से भी ज्यादा ज्ञानी हैं। माना जाता है कि खिलजी को लगने लगा कि नालंदा से मिल रही शिक्षाएं इस्लाम से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, इसलिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में आग लगा दी। ऐसा भी माना जाता है कि नालंदा के समय बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षाएं तेजी से फैल रही थीं। ऐसे में बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए उसने नालंदा में आग लगाई। आश्चर्य की बात यह है कि वह लुटेरा सिर्फ 200 जुड़सवारों के साथ आया और नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय कम से कम 20,000 छात्र और अनहिंसक बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया। नालंदा के अवशेष अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थली में शामिल हैं। हर साल बड़ी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक ज्ञान के केंद्र के अवशेषों को देखने आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर इतना विशाल था और यहाँ इतनी किताबें थीं कि हमलावरों द्वारा लगाई गई आग 3 महीने तक जलती रही। इस आग ने न सिर्फ शिक्षा के केंद्र को जलाया बल्कि सदियों के ज्ञान और विरासत को भी तबाह कर दिया। इस तरह एक लंबे अरसे तक चलने वाला ये ज्ञान का केंद्र 12वीं शताब्दी में खंडहर में तब्दील हो गया। हमले के उपरांत नालंदा महाविहार खंडहर में तब्दील हो गया। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1915-37 और 1974-82 में की गई खुदाई ने इतिहास के इस बेहतरीन ढांचे से संबंधित बहुत से राज से पर्दा उठाया। ASI की खुदाई में ये बात सामने आई कि यहाँ पर ईंटों के 6 मंदिर और 11 मठों को एक सिस्टमैटिक लेआउट पर व्यवस्थित किया गया। इस पूरी संरचना से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आई कि इसका 30 मीटर चौड़ा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर बना है।
इसके पश्चिम में कतार से मंदिरों की श्रृंखला है और पूर्व में मठ था। यहाँ पर खुदाई में अब तक बुद्धा की बहुत सी मूर्तियां और चित्र भी मिल चुके हैं जो ब्रॉन्ज, स्टको और स्टोन के बने हुए हैं। इन्हीं में कुछ महत्वपूर्ण अलग अलग मुद्रा में प्राप्त बुधा इन डिफरेंट पोस्चर, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, तारा, प्रज्ञा पारमिता, जंभला आदि शामिल है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण खोज जो नालंदा के खंडहरों से प्राप्त हुई है वो है पेंटिंग, पत्थर और ईंटों के शिलालेख, तांबे की प्लेट, मोहरें, सिक्के, मिट्टी के बर्तन आदि। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। हमारे साथ इस इतिहास में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते ये अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।